सो वन पीस चैप्टर नंबर 1173 की समरी आ चुकी है और मैं तुमको ए टू जेड ढंग से समझाने वाला हूँ इस वाले चैप्टर के अंदर हुआ क्या है। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना, फ्री है बिल्कुल। तो चैप्टर नंबर 1173 का नाम होने वाला है जनरेशन ऑफ वॉरियर्स। और क्योंकि हम लोग ने डोरियन ब्रोगी को देखा ही है, वो लोग वॉरियर्स थे। अब की जो जनरेशन थी वो इस चीज को भूल रही थी, बट ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि जारुल ने डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट के खिलाफ में वॉर। ये वाली जनरेशन भी दिखाने वाली है हम लोग कैसे फाइट करते हैं। बाकी चैप्टर के अंदर एक कवर रिक्वेस्टेड पेज भी है जिसमें ऊसॉप अपनी नाक पे कुछ शहद वैद लगा के हरकतें कर रहा है और चॉपर भी उसके साथ ही है। तो ये वाली जो कवर स्टोरी है इसको मैं चैप्टर के अंदर डिस्कशन करता हूँ। अभी चलते हैं सीधा मेन चैप्टर की तरफ। यहाँ पे चैप्टर की स्टार्टिंग इतनी खतरनाक है भाई। जो डोरी एंड ब्रोगी है वो जो वेस्टर्न विलेज है वहां पे पहुंच चुके थे और यहाँ पे उन लोगों ने अपना आतंक मचाना चालू कर दिया है। बट इतने में ही जो भी डोमी रिवर्सी वाले जायंट्स थे और बाकी सारे डोरी एंड ब्रोगी, भाई जोरो उन सबके सर पे कूदना चालू कर देता है जिससे वो लोग जोरो को कुछ ना कर पाए और जोरो डोमी रिवर्सी से भी बच जाए। और यहाँ पे जोरो ऐसा करते हुए भाई जायंट्स के सर पे चढ़ चढ़ के सेंटर तक पहुंच जाता है। जिसके बाद सेंटर में पहुंचते ही जोरो अपनी जो टेक्निक है थ्री स्वॉर्ड स्टाइल सीक्रेट टेक्निक क्रॉसिंग द सिक्स पाथ्स को यूज करता है, जिसके बाद वो बहुत ही सारे जायंट्स को काट देता है। अब यहाँ पे भाई सबको जोरो जब बहुत ही तगड़े तरीके से मार रहा होता है, इतने में वहां पे डोरी एंड ब्रोगी भी है, वो भी तो कुछ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि डोरी एंड ब्रोगी मिलके जोरो के ऊपर अटैक करते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा हम लोग को पेज दिखाया जाएगा जिसके अंदर जोरो अपनी स्वॉर्ड को यूज करके उनके अटैक से किसी तरीके से बच के निकल जाता है। बट यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि डोरी एंड ब्रोगी का जो वो अटैक है वो एक दूसरे के ऊपर ही चला गया। मतलब कहने का मतलब ये है जैसे इन लोगों ने पहले फाइट करी थी ना, जब हम लोग को सीन दिखाया जा रहा था, बिल्कुल वैसे टाइप में एक सीन बनाया। बट इस बार इन लोग के जो भाई अपने हिस्से हैं बॉडी के वो ही काट दिया इन लोगों ने। तो तुम समझ सकते हो फाइट खतरनाक है। अब हम लोग को बताया जाता है ब्रूक, जिसको अभी भी बांधा गया है गनको के एरो के अंदर, वो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को घसीट घसीट के आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसको लगता है जो ये गनको है यही प्रिंसेस शूरी है। खैर यहाँ पे वो श्योरली तो नहीं बोल सकता इस चीज को, बट उसको पूरा पूरा शक है। बट यहाँ पे ब्रूक बोलता भाई गनको का शूरी से कुछ तो रिलेशन होना चाहिए क्योंकि अब तक मेरे हिसाब से वो 80 साल की होनी चाहिए। तो मेरे को लग तो रहा है इन दोनों का कोई रिलेशनशिप तो है। ब्रूक यहाँ पे जैसे जैसे पास जा रहा है उसका गुस्सा उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे ब्रूक बोलता है ये फेस, ये आंखें, ये नीले बाल, दो कलर की आंखें, भाई मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गनको नहीं प्रिंसेस शूरी है और इसका हॉली लैंड से भी कुछ रिलेशनशिप है। भाई ये चीजें तो सब कुछ कनेक्ट कर रही है। यहाँ पे ब्रूक बोलता है जो मेरे म्यूजिक से तेरे को प्यार था, खैर उसके बारे में मैं अभी मेंशन नहीं करने वाला, बट तूने मेरे को, तेरे पे बहुत गुस्सा आ रहा, सच बोलूं तो तूने अपने बाप को मार दिया। ब्रूक यहाँ पे बोलता है वैसे तो मैं तेरे को याद नहीं करना चाहता क्योंकि तूने उस बंदे को मारा जिसका मेरे ऊपर बहुत कर्ज था, मतलब उस बंदे ने मेरे लिए बहुत कुछ किया और तूने उसको ही मार दिया। अब यहाँ पे ब्रूक को सुनने के बाद गन को अपनी सेंसेस के अंदर वापस आ रही होती है, बट ईमू नहीं चाहती कि गन को अपनी सेंसेस में वापस जाए। बट यहाँ पे कैसे तैसे भी गन को अपनी सेंसेस के अंदर वापस आ जाती है। अब यहाँ पे गन को अपना पूरा ट्राई कर रही है कि वो अपने कंट्रोल में आए, बट ईमू उसको छोड़ना ही नहीं चाह रही। गन को यहाँ पे कुछ ना कुछ करके करने की कोशिश करती है। ईमू यहाँ पे गनको को बोलती है नहीं गनको ये मत बोल दियो कि तू वापस से चीजों को याद कर रही है। बट यहाँ पे गनको किसी तरीके से ब्रूक को बोलती है कि भाई फटाफट भाग जा यहाँ से वरना ये गंजी चुड़ैल तेरे को भी मार देगी। खैर यहाँ पे गनको किसी तरीके से, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में आ जाती है, तो वो ब्रूक को और बाकी के जो भी स्ट्रो हेड्स है उनको अपनी जो वो एरो है उससे खोल देती है। मतलब ये लोग अब फ्री तो हो चुके हैं। अगर ये लोग फ्री हो चुके हैं तो मतलब अब ये लोग तबाही मचाएंगे ही मचाएंगे। यहाँ पे इतने में ही गनको के ऊपर ईमू अपना पूरा कंट्रोल वापस ले लेती है और वो ब्रूक के ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रही है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है सांजी नामी वगैरह के पास पहुंच चुका है और क्योंकि हम लोग को पता ही लग चुका है कि ये सारे के सारे खुल चुके हैं, गनको ने खोल दिया ना इनको। बट यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि रॉबिन अभी भी अपने कंट्रोल में नहीं आ पा रही, खुलने के बावजूद भी, क्योंकि जो सोमर्स है उसने जो अपने कांटे हैं वो रॉबिन के आसपास बिछा रखे हैं। तो तुम लोग समझ सकते हो भाई दिक्कत हो रही है उसको अभी भी। यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है सारे के सारे बच्चे, सोमर्स और जो भी जायंट के किड्स है वो सब के सब उस शिप तक पहुंच चुके हैं जिससे इनको ये ट्रांसपोर्ट करके लेके जाने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है रिप्ले वगैरह भी उनके साथ साथ पहुंच चुके हैं वहां पे। बट सीन ये है कि जो नाइटमेयर है निका वाला वो इनको रोक रहा है भाई, मतलब भसड़ बढ़ती ही जा रही है यहाँ पे। अब जो भी ये जायंट किड्स हैं इनके जो माँ बाप है वो सब भी यहाँ पे पहुंच चुके थे, तो वो लोग बोलते हैं भाई हल्के में नहीं, हम भी एल्बाफ वाले वॉरियर्स हैं। और यहाँ पे वो लोग सारे के सारे मिलके निका के ऊपर अटैक करने की तैयारी करते हैं, यहाँ तक कि वो लोग बहुत ही मुश्किल से अपनी जान लगा के उसके ऊपर अटैक
अटैक कर भी देते हैं। बट सीन ये होता है कि वो जो नाइटमेयर है ना, वो भी अटैक को रेजिस्ट कर गया, मतलब वो भाई सह गया अटैक को। और यहाँ पे अब तो पेरेंट्स को ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वो नाइटमेयर गुस्सा हो चुका है और अब वो ही उनके ऊपर अटैक करेगा। तो अब देखते हैं भाई इन लोग की क्या हालत होने वाली है। मेरे को ये तो नहीं लग रहा कि ये लोग बच्चों को बचा पाएंगे, किसी को तो आना पड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जर्ड, गोल्डबर्ग, रोड वगैरह सबके सब बच्चों को बचाने के लिए भाग रहे थे। बट सीन ये है, इनको नहीं लग पा रहा कि ये लोग पहुंच भी पाएंगे। ये लोग अपनी पूरी जान लगाने की कोशिश करते हैं, बट अब इन लोग को समझ में आ चुका है कि ये कुछ भी कर ले, ये वहां तक टाइम पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो सीन ये है, अब इन लोग ने ये डिसाइड करा है कि एक दूरी से अटैक करेंगे और इनका अटैक इतना खतरनाक होगा कि वो जो नाइटमेयर है एटलीस्ट उसको ये लोग हटा सके, ताकि जो रिप्ले वगैरह है उनका ग्रुप आगे जाके बच्चों को बचा सके। अब यहाँ पे जर्ड और गोल्डबर्ग बिल्कुल ऐसे तरीके की पोजीशन ले लेते हैं जैसे डोरी एंड ब्रोगी अटैक करने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पे बस हम लोग को ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि जो पुरानी जनरेशन है उससे ये लोग सीखते हुए आए हैं, इसलिए ये भी जनरेशन वॉरियर्स की ही है। खैर यहाँ पे जर्ड बोलती है चल भाई गोल्डबर्ग अब इनको फाड़ते हैं। गोल्डबर्ग बोलता है ठीक है, और ये दोनों के दोनों पोजीशन लेके डबल कमांडिंग करके एक अटैक को यूज करने वाले होते हैं। बट इतने में ही रोड बीच में आ जाता है। वो बोलता है यार तुम ऐसा करोगे, भाई को मौका नहीं दोगे, मेरे को भी तो लो यार अपने अटैक के अंदर, मैं भी मारूंगा उस मॉन्स्टर को ताकि मैं भी सबको रेस्क्यू कर सकूं। और यहाँ पे जर्ड, गोल्डबर्ग और रोड तीनों के तीनों मिलके ट्रिपल कमांडिंग रोरिंग नेशन करके अटैक का यूज करते हैं। इसके बाद इन तीनों ने अपने पूरी जान लगा के अटैक को यूज करने की कोशिश करी और इनके कंबाइन अटैक ने उस जो निक्का एमएमए है जो कि उस किलिंगम ने नाइटमेयर को बनाया था उसको ये लोग बर्बाद कर देते हैं। और यहाँ पे अब रिप्ले और का ग्रुप आगे जा सकता है। अब तुम लोग को लगता है कि भाई गंजी चुड़ैल के सिपाही यहाँ पे आए, वो ढंग से एकदम अपना काम खुद ही करके चले जाएं इतनी सफाई से, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे वही होता है जो जर्ड, गोल्डबर्ग और रोड ने मिल के बहुत ही खतरनाक सा अटैक किया था। वो सीधा जो मॉन्स्टर है वो उड़ता हुआ जा रहा होता है भाई सोमर्स की तरफ। अब सोमर्स बुढ़ा तो हो ही चुका है, उसमें भी हवाबाजी है। उसने क्या करा, उसने अपनी जो स्पाइक्स है उनको यूज करके सोचा कि मैं निका को यहाँ से उड़ा दूंगा। यही करता है, वो उसको उड़ा देता है और वो निका सीधा जाके उस शिप के ऊपर गिर जाता है जिसके अंदर ये लोग बच्चों को ले जाके यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने वाले थे। अब वो जो शिप है और भाई निका, वो मॉन्स्टर दोनों के दोनों समुद्र के अंदर डूब चुके हैं। और सोमर्स का रिएक्शन भाई कसम से देखने वाला है, वो चीज तो देखने वाली होगी भी, क्योंकि गंजी चुड़ैल यहाँ पे खुद है और पता नहीं वो इसका क्या हाल करेगी। और ऐसे हॉली नाइट्स वाले जोकर वाली हरकतें करेंगे तो भाई अब यहाँ पे जो इनका प्लान है पता नहीं अब ये लोग कैसे लेके जाने वाले बच्चों को, क्या पता कोई शिप चुराएंगे या क्या करेंगे। बट मेरे को नहीं लग रहा ये लोग बच्चों को कंप्लीटली यहाँ से लेके जा भी पाएंगे, क्योंकि यार अब लूफी वगैरह सबके सब खुले पड़े हैं। अब सांजी वगैरह, नामी वगैरह जो भी बंद भी थे, जो एक दो लोग, वो भी खुल चुके हैं। और ब्रूक भी यहाँ पे भाई कुछ ना कुछ तो अब करेगा ही, क्योंकि उसने गनको को देख लिया। खैर देखते हैं, गनको वर्सेस ईमू होने वाला है। बट जो ब्रूक का सिनेरियो है वो चीजों को बहुत ज्यादा खतरनाक बना रहा है। और इस चीज को देखने के बाद हम लोग ये तो बहुत ही क्लियरली बोल सकते हैं कि भाई जिस तरीके से ब्रूक बता रहा है गनको को उसका म्यूजिक पसंद था बट स्टिल उसने उसके बाप को मार दिया, चीजें हम लोग को क्लियरली ये बता रही है कि ये सारा का सारा किया धरा ईमू का है ना। वो ब्रूक को नहीं बोलती कि भाग जा। और यहाँ पे ईमू जिस तरीके से डर रही थी भाई वो कहीं गनको अपनी मेमोरीज में या सेंसेस में वापस ना आ जाए, वो चीज को देख के भी हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि ये सब ईमू का किया जा रहा है। अब ये ईमू पता नहीं किस टाइप की क्रिएचर है या क्रिएचर है, क्योंकि यार ये ना पता नहीं कितने सालों से जीता हुआ आ रहा है और ये मर ही नहीं रहा। एक तो हम लोग अब इस कंसेप्ट को क्लियरली डाल सकते हैं कि ईमू कोई ना कोई गंजी चुड़ैली है, मतलब कोई जादूगरनी ही है, क्योंकि वो कुछ तो पावर्स को यूज करती है, उसका कोई तो डीमन सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। खैर यहाँ पे जो भी है अब हम लोग को आगे धीरे धीरे पता लगेगा। चैप्टर वाली वीडियो में मिलते हैं जो कि कल आएगी। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है तो मजा अभी कंटिन्यू चलेगा। इस वाली वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। भाई पसंद आई हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह सब कर दिया करो। मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।